नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है हमारे करियर नेशन के YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे संसद के धन संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक की। पहले हम लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत देख लिया है, तो इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे ऐसे विधेयक की जिससे संसद धन संबंधी प्रावधान करती है, चाहे वो धन कलेक्शन के लिए हो या खर्च करने के लिए हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विधेयक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं जो कि धन से संबंधित हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण विधेयक 3 तरह के हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। किसी भी विधेयक में जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक, अध्यादेश के बदले लाया गया विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कोई विषय न हो, वो सभी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। कि धन विधेयक में हम लोग देखेंगे कि इस पर लोकसभा का लगभग एकाधिकार है, और उसी प्रकार से वित्त विधेयक जो है ये भी कुछ हद तक धन विधेयक और साधारण विधेयक का मिला जुला स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी 2 हिस्से हैं आप जो देखेंगे वित्त विधेयक के रूप में। तो इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी 2 प्रकार के वित्त विधेयक हैं। अब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में क्या डिफरेंस होगा ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। और इन सब के अलावे भी एक धन से संबंधित विधेयक है। जब बजट पास हो जाता है और बजट से संबंधित जो धन है वो सरकार संसद से मांगती है, तो उसको मांगने का जो तरीका है वो विनियोग विधेयक के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी चर्चा करेंगे साधारण विधेयक की, उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक में 2, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, और विनियोग विधेयक के। पहला विधेयक है हमारा साधारण विधेयक। इसे गैर धन विधेयक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से धन का कोई उल्लेख नहीं रहता है। साधारण विधेयक के बारे में अनुच्छेद 107 में लिखा गया है, यह विधेयक किसी भी सदन में, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदस्य, संसद सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। वो मंत्री भी हो सकता है या प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है। इसको लाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है, और राज्यसभा को भी लोकसभा की तरह ही इस पर अधिकार प्राप्त होते हैं। वह भी इसे संशोधित कर सकती है या इसको डिक्लाइन कर सकती है, स्थगित कर सकती है। इसमें राज्यसभा को यह अधिकार है कि यह 6 महीने तक इसको रोक के रख सकती है। अगर 6 महीने तक गतिरोध समाप्त नहीं होता है तो इस पर ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान है। इसमें दोनों सदन से जब पारित हो जाएगा तब इसे राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, जो कि उसका अपना पावर है, या फिर वो पुनर्विचार के लिए इसको वापस लौटा सकता है। और इस विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर गतिरोध हो जाए, अगर किसी कारण से ये हो कि राज्यसभा इसको रोक दे या लोकसभा में ही इसको रोक दिया जाए, राज्यसभा से अगर होकर आया हो, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है अंडर आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ऐसा अभी तक आपके भारतीय इतिहास में 3 बार हो चुका है जिसमें कि ज्वाइंट सिटिंग की ज़रूरत पड़ी। एक दहेज प्रतिबंध विधेयक जब 1961 में लाया गया था तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। उसके बाद बैंक सेवा आयोग विधेयक था 1978 में। उसके बाद आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धन विधेयक की। तो धन विधेयक क्या होता है? ये आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो विषय हैं उससे संबंधित विधेयक होता है। इसमें मूल रूप से टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उससे जुड़े हुए मामले होते हैं। तो कर और लोक व्यय से संबंधित विधेयक जो भी है वो सब धन विधेयक होता है। इसको पेश करने का अधिकार या कहें कि लाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। तो कोई लोकसभा का सदस्य ही इसको पेश कर सकता है, और इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की संस्तुति, मतलब उसका आदेश होना चाहिए, वो तभी इसमें आप पेश कर सकते हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक होने से संबंधित निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। मान लीजिए किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए कि कोई विधेयक लाया जाए और बोला जाए ये धन विधेयक है, और उस कंडीशन में कोई व्यक्ति, कोई सदन का सदस्य ये कहे कि नहीं ये धन विधेयक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा वो लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय को ही मान्य किया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जाने का कोई मामला नहीं है,
तो इसको यहीं पे निपटा लिया जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो कह देगा वो उस तरह से मान लिया जाएगा। जब ये लोकसभा से धन विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके साथ में एक प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो एक प्रमाण पत्र लगाता है कि हाँ ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है। राज्यसभा अगर चाहे तो इसको रोक सकता है, लेकिन अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। वो उस पर संशोधन भी सजेस्ट कर सकता है, संशोधन के लिए कह सकता है, लेकिन उस संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो राज्यसभा का धन विधेयक के ऊपर बहुत ही सीमित अधिकार है। राज्यसभा इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। अगर राज्यसभा इसको 14 दिन से अधिक समय तक रोक के रखे तो ये स्वतः ही पारित हो जाता है। इस विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई ऐसा क्लॉज है जिस पर कि राज्यसभा सहमत न हो, तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, वो वैसे ही पास होता है। एक चीज़ और है धन विधेयक के साथ कि अगर धन विधेयक लोकसभा में किसी कारण से अस्वीकृत हो जाए या कहें कि उस पर बहुमत न जुटा पाए तो उस कंडीशन में सरकार अल्पमत में मानी जाती है और उसे त्यागपत्र भी देना हो सकता है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल समाप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी। इसमें वित्तीय मामले जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक होता है। इसमें अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत जो विषय हैं उसकी चर्चा होती है या कहें कि उस पर प्रावधान किए जाते हैं। इसमें आयकर, सीमा शुल्क मतलब कस्टम, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उपकर मतलब सेस, इन सब चीज़ों पे इसको लाया जाता है। खास करके बजट से रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो यहाँ पे इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें खासियत ये है कि इसमें धन विधेयक जो मनी बिल है वो भी, जो कि 110 के अंदर हम लोगों ने पहले देखा, लेकिन उसके साथ में कोई दूसरा चीज़ भी होता है, किसी चीज़ माने पूरे संविधान से रिलेटेड कोई दूसरा चीज़ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये वित्त विधेयक जो है वो प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक बन जाता है। तो इसमें ये धन विधेयक और एक साधारण विधेयक जैसा स्थिति है, तो ये दोनों का समावेश है, साधारण विधेयक और धन विधेयक का। इसको लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक में आयकर, सीमा शुल्क, कस्टम, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेस इत्यादि तथा बजट के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने वाले उपबंध होते हैं। वित्त विधेयक का इस्तेमाल कुछ कानून में संशोधन के लिए भी होता है, जैसे यूटीआई एक्ट, FRBM एक्ट, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसे वित्त विधेयक के विविध विषयों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। अगर वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी की बात करें तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है, लेकिन इसका जो सब क्लॉज है वो 3 है। उसको हम लोगों ने देखा था 117(1) के अंतर्गत था, ये 117(3) के अंतर्गत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत के संचित निधि से जब पैसा निकालने की बात होती है तो उससे संबंधित विधेयक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमको पैसा निकालना है संसद को, तो उस कंडीशन में वित्त विधेयक लाया जाता है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो संसद के चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में किसी में पेश किया जा सकता है। जबकि वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी जो था वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सदन द्वारा इन विधेयकों पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये विधेयक सदन में लाया गया, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में लाया गया, तो उसके साथ राष्ट्रपति की सिफारिश भी चाहिए। अगर ला भी दिया गया है तो उसको पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति की सिफारिश उस पर नहीं लग जाती है। इस तरीके से ये विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही पारित होता है। इस विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। तो इसमें भी साधारण विधेयक जैसी स्थिति है।
जिसमें कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत गतिरोध अगर होता है तो संयुक्त बैठक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वित्त विधेयक एक धन विधेयक है, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं है। क्योंकि वित्त विधेयक में हम लोगों ने देखा कि 117(1) या 117(3) के अंतर्गत हम लोग पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये एक धन विधेयक जैसी हो गई स्थिति। लेकिन उसमें धन विधेयक के अलावे एक साधारण विधेयक के भी गुण हैं, तो उस कंडीशन में ये धन विधेयक नहीं है। विनियोग विधेयक की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 114 के अंतर्गत है। असल में सरकार खर्च करने के लिए संचित निधि से कभी भी धन नहीं निकाल सकती है, अपनी मर्जी से धन नहीं निकाल सकती है। उसके लिए जो बजट में प्रावधान किया गया और बजट पास हुआ, तो वो आपके वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पास तो हो गया, लेकिन जब धन निकालने की बात आएगी, पैसा निकालने की बात आएगी, तो फिर उसको एक बार परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। तो वो पैसा निकालने के लिए उसे संसद में विनियोग विधेयक लाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार भी एक विनियोग विधेयक लाती है, और राज्य सरकारों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाएं और उसको पारित करके ही धन निकालें। मतलब वो जो पैसा निकाल रहे हैं उसके बारे में संसद को बताएं कि हम ये पैसा निकालेंगे, और जब संसद या अगर राज्य की बात करें तो राज्य के जो विधायिकाएं हैं वो इस बात की अनुमति दें कि हाँ आप पैसा निकाल सकते हो। तो ऐसा हर बार बजटीय अनुमान जब पास हो जाते हैं, मतलब बजट जब पास हो जाता है, तो संसद और राज्य विधायिका जो है वो विनियोग विधेयक पारित करते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई काम तो होगा नहीं, तो पैसा निकालने के लिए ऐसा वो करते हैं। तो जब विनियोग विधेयक जो है वो पास हो जाता है सदनों से, चाहे राज्य विधानसभा हो या संसद की बात करें, तो वो राष्ट्रपति या राज्यों के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत होगा, और जब वो उस पर सहमति दे देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा, मतलब वो पैसा निकालने के लिए मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावे ऐसा भी हो सकता है कि किसी वित्तीय वर्ष में बजट जो है किसी खास चीज़ के लिए बनाया गया और वो पैसा जो है वो कम पड़ गया, तो उस कंडीशन में साल के बीच में तो बजट तो लाया नहीं जा सकता है। तो उस कंडीशन में उस कार्य को पूरा करने के लिए एक और तरीका है संविधान में, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। ये अनुपूरक अनुदान से सरकार उस कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा धन निकाल सकती है और संसद इसके लिए अनुमति दे सकता है। तो ये हो गया आपका अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो इसमें हम लोगों ने समझा विनियोग विधेयक को और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को। तो इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी, विनियोग विधेयक और साधारण विधेयक की बात की। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो बना रखा है कि अगर आप देखना चाहें कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो वो 368 आर्टिकल के अंतर्गत जो विधेयक बनाए जाते हैं उसको देखने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, और वो वीडियो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।